देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन देश के नए उपराष्ट्रपति चुन लिए गए हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि मैं सीपी राधाकृष्णन जी को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बनने पर हृदय से बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। हमें विश्वास है कि आपके अनुभव से, आपके समर्पण से और नेतृत्व से लोकतंत्र और भी मजबूत होगा, साथ ही राष्ट्र निरंतर प्रगति के पद पर अग्रसर होगा। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये एनडीए की मजबूत जीत है। प्रधानमंत्री पर अभी देशवासियों का अटूट भरोसा है। सीपी राधाकृष्णन जी को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बनने पर हृदय से बधाई एवं शुभकामनाएं। हमें विश्वास है कि आपके अनुभव से, आपके समर्पण से और नेतृत्व से लोकतंत्र और भी मजबूत होगा तथा राष्ट्र निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह एनडीए गठबंधन की मजबूत जीत है। राष्ट्र सेवा में समर्पित आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर सभी देशवासियों का अटूट भरोसा है। पड़ोसी देश नेपाल के राजनीतिक हालातों के मद्देनजर नेपाल से लगी राज्य की सीमाओं की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक ली। बैठक में सीमा सुरक्षा बल के वरिष्ठ अधिकारीगण, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, प्रमुख सचिव, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, एडीजी इंटेलिजेंस कुमाऊं कमिश्नर, पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं, चंपावत, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर जिले के जिलाधिकारी एवं पुलिस कप्तान भी उपस्थित रहे। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता सतीश कोठारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, महत्वपूर्ण बैठक हुई है कि नेपाल की जो स्थिति बनी हुई है और ऐसे में सटे हुए जो जिले हैं वो प्रभावित ना हो, क्या निर्देश दिए गए हैं धामी सरकार की तरफ से? देखिए, मैं बात करूं तो नेपाल में जिस तरीके की स्थिति हो रखी, हालात बने हुए हैं, तो उसको देखते मद्देनजर रखते हुए प्रत्येक जिले के एसएसपी और डीएम से बात हुई है और ये साफ तौर पे कहा गया है कि उसका असर कोई उत्तराखंड में न पड़े, तो उसको लेकर सीमाओं में चाक चौबंद करने की बात करी है और सभी जो उत्तराखंड से सटी हुई सीमाएं हैं उनको बंद कर दिया गया है। यहाँ से आवाजाही बंद कर दी गई है। तो अगर और कोई उत्तराखंड में कोई ऐसी स्थिति ना हो, कोई यहाँ ना आए और यहाँ कोई इस तरीके का शरारती तत्व जो है उत्तराखंड न पहुंचे, इसको लेकर जो है बिल्कुल चाक चौबंद रहे और कोई दिक्कत ना हो। कोई प्रत्येक जिले के एसएसपी डीएम को साफ कहा गया है कि ऐसा कुछ उत्तराखंड में नहीं होना चाहिए कि जिससे कि कोई यहाँ पे क्षति हो। जिस तरीके से नेपाल में आगजनी हो रही है, कुछ लोग मरे हैं, कुछ वहाँ पे तख्ता पलट जो हुआ है, तो उसका असर जो है उत्तराखंड में न पड़े, तो उसको लेके साफ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी गतिविधि उत्तराखंड में ऐसी नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से उन निर्देशों का पालन होता है ये देखना होगा। सतीश, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए। नेपाल में हिंसक विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक उथल पुथल को देखते हुए उत्तराखंड की नेपाल सीमा से लगे चंपावत एवं उधम सिंह नगर जनपद में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। नेपाल के वर्तमान हालात को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। भारत नेपाल के बीच आवागमन करने वाले लोगों पर विशेष निगरानी की जा रही है। सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ स्थान या पुलिस बल के जवान लगातार गश्त एवं कॉम्बिंग कर रहे हैं। स्थानीय वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के द्वारा आम जनमानस से नेपाल यात्रा के लिए जाते समय भारत सरकार द्वारा समय समय पर दिए जा रहे परामर्श का पालन करने एवं सावधान रहने के लिए अपील की जा रही है। साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा के लिए जिम्मेदार खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर हैं। वहीं नेपाल प्रशासन द्वारा उत्तराखंड की सीमा से लगे नेपाल के कंचनपुर जिले के महेंद्रनगर में बढ़ती आगजनी, पथराव एवं तोड़फोड़ की घटनाओं को देखते हुए शांति बनाए रखने हेतु स्थानीय प्रशासन द्वारा मंगलवार दिन 11 बजे से अगले आदेश तक निषेधाज्ञा लागू की गई है, जिसके अनुसार कंचनपुर जिले की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के प्रवेश या निकास पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, प्रदर्शन, बैठक या घेराबंदी करने पर भी प्रतिबंध है। इन आदेशों के चलते यदि 5 से अधिक लोग बिना अनुमति के घूमते हैं या एकत्रित होते हैं तो नेपाल के सुरक्षा कर्मी उन्हें नियंत्रण में लेने के लिए कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं। सतीश कोठारी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सतीश, क्या कुछ जानकारी? देखिए, चंपावत
किस तरीके से सीमा जुड़ी हुई है और इसी को लेकर निकासी और वहां पर किसी के भी प्रवेश पर रोक संबंधी ये क्या निर्देश हैं, विस्तार से बताइए जरा। देखिए, मैं बात करूं जो चंपावत की स्थिति है, चंपावत बिल्कुल बॉर्डर सीमा पे है, तो इसको लेकर जिस तरीके से सीएम धामी ने कहा कि वहाँ जो है जो वहाँ की गतिविधियां हैं उन पे नजर रख दी जाए। बिल्कुल जो इंटेलिजेंट और आईटीबीपी एसएसबी की जो फोर्स हैं जो वहाँ जो बॉर्डर पे लगी हुई उनको साफ कहा गया है कि अगर कोई यहाँ पे घूमता हुआ दिखाई देता है या 4-5 या 10 लोग यहाँ पे घूमते हुए दिखाई देते हैं तो इनको बिल्कुल शिकंजे में लिया जाए और इनको इनसे पूछताछ की जाए। इनसे अगर कोई इस तरीके की कोई गतिविधियां अगर कहीं पे भी नजर आती हैं बॉर्डर इलाके में है तो बिल्कुल उनको रिमांड में लिया जाए, उनसे पूछताछ की जाए कौन है क्या है इससे, क्योंकि हालात बिगड़ने में देर नहीं लगती है। क्योंकि और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में जो है या वहाँ के नेपाल निवास के बहुत ज्यादा लोग निवास करते हैं और यही नहीं शहरी क्षेत्र में नहीं बल्कि पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा निवास करते हैं। जैसे मैं बात करूँ रुद्रप्रयाग, पौड़ी, ये जो काफी मजदूर हैं और खेतों में काम करने वाले हैं तो वो लोग बहुत ज्यादा हैं यहाँ पे, तो इसलिए बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा सख्ती बरतने के आदेश दिए गए हैं। जी बिल्कुल, और देखिए लगातार सतर्कता जरूरी भी है। ठीक है सतीश, बने रहिए आप हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकारी निर्माण कार्यों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जिन क्षेत्र में कोई विकास या निर्माण कार्य हो रहा है वहां के लोगों को उसमें सहभागी बनाना आवश्यक है। सीएम तर्क दिया है कि यदि किसी परियोजना से कोई दुष्परिणाम सामने आते हैं तो सबसे पहले प्रभावित वहीं स्थानीय लोग होते हैं, इसलिए जरूरी है कि उन योजनाओं का हिस्सा बनाया जाए। अच्छे कार्य और विकास परियोजनाओं में भी स्थानीय लोगों का सहयोग और सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि सरकार का प्रयास है कि विकास कार्यों से क्षेत्रीय लोगों को रोजगार और लाभ दोनों मिले। मुख्यमंत्री का मानना है कि ये नीति न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी बल्कि सामाजिक संतुलन भी बनाए रखेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि परियोजना में स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ाई जाए। सरकार जन भागीदारी को विकास की कुंजी मानती है। उन्होंने विश्वास जताया कि इससे विकास कार्यों में पारदर्शिता और स्थायित्व दोनों बढ़ेंगे। सरकारी निर्माण कार्यों में निश्चित रूप से जो हमारे स्थानीय लोग हैं उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जिस क्षेत्र में काम हो रहा है उन क्षेत्र के लोगों को उसमें सहभागी बनाया जाना चाहिए, क्योंकि अगर उसके कोई दुष्परिणाम आते हैं तो निश्चित रूप से वो उसमें सहभागी होते हैं। तो अच्छे कार्यों में भी और निर्माण कार्यों में भी उनको सहयोगी बनाया जाना चाहिए। सीधा रुख करते हैं, हमारे संवाददाता सतीश कोठारिया हमारे साथ बने हुए हैं। सतीश, क्या कुछ जानकारी? देखिए, स्थानीय लोगों की सहभागिता, उनकी प्राथमिकता पर सीएम धामी जोर देते हुए नजर आए हैं, कितना जोर इस पर? देखिए, यहाँ पे जो रोजगार की बात करी है तो जो यहाँ पे छोटे काम है, सरकार के टेंडर हैं या सभी जो इस तरीके के रोजगार की बात करें जो सरकार के अधीन आते हैं, जैसे PWD अपने आप ये अपना सिंचाई, तो इनके लोकल लोगों को यहाँ पे रोजगार दिया जाए। और ये भी कहा गया था पहले भी कि 5 करोड़ से तक के जो टेंडर होंगे वो लोकल ठेकेदारों को दिए जाए, तो उसको लेकर विशेष करके ध्यान दिया गया और विशेष करके बताया गया कि ये जो लोकल लोग हैं जो यहाँ उत्तराखंड के निवासी उनको ही काम दिया जाए। जी बिल्कुल, और देखिए इससे कहीं ना कहीं उन स्थानीय लोगों को भी आश्वासन मिलेगा और पलायन की क्योंकि सबसे बड़ी समस्या रहती है तो वो भी शायद थोड़ी सी राहत उसमें भी मिल सकती है। ठीक है सतीश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रखर वक्ता, समाज सुधारक और भारत रत्न पद्मश्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनका भावपूर्ण स्मरण किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री रहते हुए पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनके विचार हमें सदैव जनसेवा और राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करते रहेंगे। बीते दिनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा एक बयान सामने आया था कि 2027 के विधानसभा के चुनाव को
वे प्रीतम सिंह के नेतृत्व में लड़ेंगे। यह बात सुर्खियों में तेज है। वहीं भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने हरीश रावत पर निशाना साधते हुए कहा कि हरीश रावत बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। कांग्रेस किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी यह उनके अपने हाईकमान का मामला है, लेकिन यह तो तय है कि उत्तराखंड की जनता कांग्रेस को 2022 से भी बड़ा झटका 2027 के चुनावों में देगी। और जिस प्रकार से पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस की हार हुई, ऐसे ही 2027 के चुनावों में भी कांग्रेस की हार निश्चित है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता सतीश कोठारी का रुख करते हैं। सतीश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कांग्रेस किस तरीके से हारेगी, इसको लेकर बीजेपी काफी ज्यादा आश्वस्त है। दावे कर रहे हैं, अलग अलग ये भाजपा दावे कर रही, कांग्रेस दावा कर, लेकिन होता क्या है देखना ये है कि किस कौन से दावे किस पे भारी पड़ते हैं, क्योंकि अभी देखा गया है जिस तरीके से ये पंचायत चुनाव में देखा गया, फिर निकाय चुनाव में देखा गया है, तो कांग्रेस काफी हावी रही है। भले 12 के 13 जिलों में से 12 जिला अध्यक्ष जो है भाजपा के रहे, लेकिन इस समय जो है स्थिति थोड़ा मजबूत दिख रही है कांग्रेस की, लेकिन बुना पाती है कि नहीं बुना पाती है 2027 को लेकर। जिस तरीके से लगातार कांग्रेस के हरीश रावत कह रहे हैं कि हम 27 तक के लिए दम भरेंगे, वही यहाँ से मनवीर चौहान की जब बात की गई है तो मनवीर चौहान ने कहा कि जिस तरीके से लगातार विधान हम जो है इस नेतृत्व में लगे हुए हैं और रोजगार से लेकर अपने हर चीज में मुख्यमंत्री धामी आगे हैं। इस समय आपदा की बात करूं मैं, आपदा में हर जगह मुख्यमंत्री धामी खुद गए हैं और वहां की जनता की पीड़ा सुनी है, तो इसको लेकर लगातार जिस तरीके से बात कर रहे हैं ये भाजपा के, और लगातार मुख्यमंत्री धामी जा रहे हैं हर क्षेत्र में, हर विधानसभा में खुद जहां जहां आपदा आई वहां खुद जा रहे हैं, खुद खड़े हो रहे हैं पब्लिक के बीच। लेकिन वही 27 की बात करो, अब 1 साल लगभग 1 से 1.5 साल बाकी है, तो अभी से जो है चुनाव रणनीति भाजपा कांग्रेस बना रही है, और अब देखना यह है कि कौन बाजी मार पाता है, वो देखने वाली बात है। जी बिल्कुल, और देखिए लगातार आश्वासन और दावे अपनी अपनी तरफ से सभी कर रहे हैं। ठीक है सतीश, बने रहिए आप हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन से प्रभावित पौड़ी जनपद का मंगलवार को भारत सरकार द्वारा गठित अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल ने स्थलीय निरीक्षण किया। दल हेलीकॉप्टर से भरसार पहुंचा, जहां जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने आपदा से हुए नुकसान और राहत कार्यों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि सड़कों, पुलों, भवनों, पेयजल योजनाओं, विद्युत लाइनों और कृषि क्षेत्र को भारी क्षति हुई है। कई गांवों का संपर्क मार्ग बाधित हुआ था, जिसे प्रशासन ने प्रयास कर बहाल किया। केंद्रीय दल ने सेंजी गांव का दौरा कर प्रभावित परिवारों से संवाद किया। ग्रामीणों ने मकानों की क्षति, कृषि भूमि के नुकसान और सुरक्षित पुनर्वास की मांग रखी। दल ने क्षतिग्रस्त मकानों, पुलों, योजनाओं और फसलों का निरीक्षण किया। साथ ही राहत सामग्री, चिकित्सा सुविधाओं और अस्थायी आश्रयों की व्यवस्था की सराहना भी की। ग्राम प्रधान रेखा देवी ने गांव को गोद लेने और राहत राशि बढ़ाने की मांग रखी। वहीं प्रभावित परिवारों ने भी सहायता राशि अपर्याप्त बताते हुए इसे बढ़ाने की अपील की। नुकसान तो ऐसा बहुत हुआ है, पूरा मकान पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है, पूरा सामान बह गया है। अभी मेरे बालक की शादी भी थी नवंबर में, तो मैंने उसके लिए गहने बनाए थे, सारे जो है क्षतिग्रस्त सारा बह गया है। जॉइंट सेक्रेटरी होम की अध्यक्षता में यहाँ 4 सदस्यीय टीम भारत सरकार से विजिट किया उन्होंने, और हम लोगों ने सैजी गांव भी दिखाया उन्हें, और बाकी अपनी पूरी क्षति, चाहे वो सार्वजनिक क्षति थी हमारे रोड्स, पेयजल लाइन, विद्युत आदि की, और या फिर चाहे व्यक्तिगत क्षति थी जो कि पशु मानव हानि या फिर मकान आदि की क्षति थी, उसके बारे में हम लोगों ने उन्हें डिटेल में ब्रीफ भी किया और सभी डॉक्यूमेंट्स आदि भी दिखाए, और लोगों से भी, प्रभावित लोगों से भी उन्होंने बात करी। हाँ जी, तो जो हमने अपनी मांग उनके सामने रखी, जो आपदा प्रबंधक टीम जो भारत सरकार द्वारा आई थी यहाँ पे, उनके सामने हमने अपने गांव के जो पूरी क्षतिग्रस्त हुई है, जैसे पाइपलाइन हो गया, गौशाला हो गई, मवेशी हो गई, और जो जिन लोगों के पूरे घर तबाह हो गए उनके बारे में उनके उनको बातचीत की हमने, और उनको ये बताया कि जो आपदा प्रभावित लोग हैं उनकी ये मांग है कि थोड़ा उनकी और धनराशि बढ़ाई। देश में भारी बारिश के चलते तमाम जगहों पर सड़कों में जगह जगह गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। इन गड्ढों को पैच वर्क के जरिए भरा जा रहा है। बरसात के बाद बड़े पैमाने पर पीडब्ल्यूडी विभाग अभियान चलाएगा
और सड़कों में गड्ढों को भरने की प्रक्रिया तेज की जाएगी। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता राजेश चंद्र शर्मा ने बताया कि सभी जगह पर सड़कों को दुरुस्त करने का काम तेजी से किया जा रहा है। बारिश की वजह से बहुत सी जगह पर सड़कों में गड्ढे बन गए हैं। कुछ ऐसे ही इलाके भी हैं जहां पर पैचवर्क के बाद भी गड्ढे अगर बन रहे हैं तो उनको दोबारा बनाकर आवागमन सुचारू किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार ने टूरिज्म सेक्टर को लेकर अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है ताकि उत्तराखंड के टूरिस्ट को आगे बढ़ाया जा सके, प्रदेश की इकोनॉमी में भी बढ़ोतरी की जा सके। सरकार उत्तराखंड में होम स्टे को लेकर भी लगातार पहले करती हुई नजर आ रही है। बाहरी राज्यों में से आने वाली टूरिस्ट को अच्छी सुविधा दी जाए, इसको लेकर भी लगातार मंथन किया जा रहा है। सरकार के टूरिज्म विभाग द्वारा एक निजी होटल में कार्यक्रम किया गया जिसमें उत्तराखंड के टूरिज्म को लेकर बातचीत की गई। इस विषय पर बात करते हुए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा, आज के कार्यक्रम में उत्तराखंड के अलग अलग स्थान से आए स्टे होल्डर के साथ चर्चा की गई, उत्तराखंड के टूरिज्म को आगे बढ़ाया जा सके। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लॉटिंग और नियम विरुद्ध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों और नेतृत्व में प्राधिकरण लगातार ऐसे मामलों पर सख्ती बरत रहा है। एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि अवैध प्लॉटिंग और निर्माण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की मंशा है कि प्रदेश में नियम कायदों को दरकिनार कर हो रहे अवैध कार्यों पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। प्राधिकरण क्षेत्रांतर्गत डोईवाला, रानी पोखरी, माजरी ग्रांट और अन्य स्थानों पर चल रही अवैध प्लॉटिंग और निर्माण को ध्वस्त एवं सील किया गया। ग्राम जाबरावाला डोईवाला में संजय सुंदरियाल द्वारा लगभग 18 बीघा भूमि पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। वहीं ग्राम डाडी रानी पोखरी में टिकराम पुरवाल द्वारा 10 से 12 बीघा भूमि पर अवैध प्लॉटिंग को तोड़ा गया है। इसी तरह बक्सरवाला, भानियावाला में कुलदीप राणा, विपिन जायसवाल और अन्य द्वारा की जा रही 25 बीघा भूमि की अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। हरिद्वार रोड निकट साईं मंदिर देहरादून में गौतम जेहर, संदीप पाल व अन्य द्वारा लगभग 40 बीघा भूमि पर की जा रही प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। माजरी ग्रांट हरिद्वार रोड में बिंदु पुरवाल द्वारा किए गए अवैध निर्माण को सील किया गया। पुलिस व एमडीडीए की संयुक्त टीम ने सभी जगह सख्ती से नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया। एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने दोहराया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंशा के अनुरूप प्रदेश में किसी भी तरह का अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग नहीं चलने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। और अब खबर चमोली जिले की है, जहां जिले भर के सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिला पूर्ति अधिकारी को अपना सामूहिक इस्तीफा सौंपा है। बता दें कि सस्ता गल्ला विक्रेता लंबे समय से लाभांश, किराया भाड़ा और मानदेय की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सकारात्मक पहल अब तक नहीं हुई है। इसको लेकर सभी डीलरों ने असमर्थता जताते हुए जिला पूर्ति अधिकारी को अपना सामूहिक इस्तीफा सौंपा है। उन्होंने कहा है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं, मैं कुछ भी काम नहीं करेंगे। उचित मानदेय, इलेक्ट्रॉनिक तराजू का विरोध, नमक मिलावट मामले में डीलरों पर कोई कार्रवाई न करने की मांग, लाभांश, किराया भाड़ा सहित तमाम मांग की गई है। लंबे समय से लाभांश न मिलने के चलते उन्हें आर्थिक संकट पैदा हो गया है। वहीं जिला पूर्ति अधिकारी अंकित पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकारी सस्ते गल्ले के डीलरों के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर उन्हें ज्ञापन दिया गया है। सभी को आश्वस्त किया गया है कि उनकी मांगे पूरी की जाएंगी। आपदा के मद्देनजर सभी को सहयोग करने की बात की गई है। अपना एक जो भी इनकी डिमांड थी, इन्होंने हमारे सामने लिया है। ये काफ़ी लंबे समय से कुछ चीज़ों की डिमांड कर रहे थे। इन्होंने लिखित रूप में सारी मांगे हमारे सामने ली है। त्याग पत्र की जहाँ तक बात है, इन्होंने एक तरीके से इनकी हड़ताल थी। इन्होंने ये कहा है कि सर ऐसा हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं तो हम जो है त्याग पत्र देने की बात करी है। त्याग पत्र दिया किसी ने नहीं है। पहले तो मैं ये स्पष्टीकरण देना चाहूँगा। इन सारे लोगों से मेरी बात हो गई। अभी मेरे ऑफिस में हर ब्लॉक से लोग आ रखे थे, इनके रिप्रेजेंटेटिव, उनसे मेरी बात हो गई है। मैंने इनसे आपदा तक का समय भी मांग लिया है कि भाई आपदा काल निपट जाता है, उसके बाद मैं आपकी जो भी समस्याएं हैं इस दौरान मैं अपने लेवल पे जितना हो सकता है संभव आपका सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। देहरादून के कालसी थाने का क्षेत्राधिकारी विकास नगर ने
अर्धवार्षिक निरीक्षण किया है। इस दौरान गारद की सलामी ली गई और थाना परिसर, मालखाना, असलहा व अभिलेखों की जांच की गई। माल निस्तारण, ऑनलाइन शिकायतों के त्वरित निपटारे और अपराध नियंत्रण के निर्देश दिए गए। क्षेत्राधिकारी ने यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने और अवैध मादक पदार्थों व शराब तस्करी पर प्रभावी कार्रवाई के लिए कहा है। जहां कर्मचारियों की समस्याएं भी सुनी गई और उनके समाधान के लिए उचित दिशा निर्देश भी दिए गए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।